कार्यक्रम में स्वागत है। अच्छा, पहले आपको बता दूं, मैं यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले ही वित्त मंत्री के साथ जो प्री बजट मीटिंग्स थी उसमें नीलेश जी उपस्थित थे। थोड़ा सा उस बैठक में क्या हुआ, चिंता क्या थी, किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई, सब पे करेंगे बातचीत। लेकिन नीलेश जी, सबसे पहले ये जो 2 दिन पहले भारत को T20 वर्ल्ड कप में जीत मिली है, उसकी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जीत अद्भुत थी, इसको कई साल तक चेज़ किया, कितने खिलाड़ियों ने चेज़ किया। नवंबर में एक मायूसी हाथ लगी थी, उसके बाद ये फाइनली खुशी मिली। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जीत हुई और उसके बाद एग्जैक्टली मात्र 20 मिनटों के अंदर 3 खिलाड़ियों ने, जिनके ज़रिए हम इस T20 का कप हासिल कर रहे थे, अलविदा भी कह दिया इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट को। ये जीत आपके अनुसार कैसी थी और क्या सीख देती है, और स्पेशली ये 3 खिलाड़ियों ने जो संन्यास लिया? वीरेंद्र भाई, क्रिकेट की मैच में जब वर्ल्ड कप जीते तो बहुत ही अच्छा लगता है। आज भी मुझे याद है 1983 का वो दिन, जिस वक्त हमने वर्ल्ड कप जीता था पहली बार अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशन, एंड पूरे भारत में एक आनंद की लहर आ गई थी। तो बहुत बधाई है इंडियन क्रिकेट टीम को। एंड जैसे सुनील गावस्कर ने कहा था कि you should retire when everyone is asking why, rather than people asking when are you retiring। तो ये तीनों दिग्गज ने भारतीय क्रिकेट में बहुत बड़ा योगदान दिया, एंड अभी भी हमें उनका सपोर्ट मिलता रहेगा। टेस्ट मैच में और वनडे में उन्होंने सिर्फ T20 से रिटायरमेंट ली है। ओके जी हाँ। अच्छा, अब आते हैं, एक काम करते हैं इस जीत के बाद और इस प्री बजट मीट पे नीलेश भाई, इस मीट में आई थिंक चिंताएं क्या थीं, साथ ही साथ किन मुद्दों पे चर्चा हुई, और इस मीट का आउटकम मतलब मोटे तौर पे क्या रहा, और पॉसिबली मैं शायद जो एक आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ, ये बजट रहेगा कैसा, थीम क्या होगी इस बजट की, इस मैंडेट के बाद जो 4 जून को हमें मिला, एक सेंस क्या मिल रहा है आपको? एक हमारी जो एक्सपेक्टेशन है बजट से, वह यह है कि आप वोट ऑन अकाउंट प्लस वाला बजट दीजिए। इलेक्शन के पहले भी जब आपने वोट ऑन अकाउंट दिया तो फिस्कल प्रूडेंस का पाथ नहीं छोड़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के ऊपर भरपूर जोर रखा। अब आपके पास तकरीबन 1,23,000 करोड़ आरबीआई से एडिशनल डिविडेंड आया है पिछले साल के मुताबिक, जिससे आप एक त्रिवेणी संगम कर सकते हैं। बॉटम एंड ऑफ पिरामिड को कंजम्पशन का थोड़ा सपोर्ट करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे और जोर लगाइए और फिस्कल प्रूडेंस का पाथ भी अपनाइए। वी आर थैंकफुल टू ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम उनके साथ प्री बजट कंसल्टेशन कर सके। बड़े ध्यान से हमारे मुद्दों को सुना गया। मैं एक मुद्दे पे जो मार्केट से काफी रिलेटेड है उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगा। वीरेंद्र भाई, आज अगर हम म्यूचुअल फंड में देखें, स्टॉक मार्केट में देखें, तो बहुत सारे निवेशकों ने अपनी आर्थिक सुरक्षितता प्राप्त कर ली है, बट जब भी इनके बाहर देखे तो लोगों का सेविंग्स एलोकेशन आज भी उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। आरबीआई ने हाउस होल्ड का फाइनेंशियल सेक्टर एलोकेशन का रिपोर्ट FY 21 से 23 का पब्लिश किया। 21 से 23 के बीच में वीरेंद्र भाई, आपको पता है हमारी मार्केट किस तेजी से दौड़ी थी। उसके बावजूद जितना पैसा लोगों ने म्यूचुअल फंड में और डायरेक्ट स्टॉक में लगाया, उससे कहीं ज्यादा पैसा सिर्फ करेंसी नोट में रखा। कैश जो एक बर्फ की तरह महंगाई के सामने पिघलने वाली है, वहां पे लोगों ने ज्यादा निवेश किया, और इक्विटी मार्केट, शेयर्स, डिबेंचर्स, जहां पे इन महंगाई से ज्यादा रियल रिटर्न मिलने वाला है, वहां पे बहुत कम निवेश किया। तो हमने फाइनेंस मिनिस्टर से यही गुजारिश की कि सेबी के डायरेक्शन में, सेबी की निगहबानी में हम म्यूचुअल फंड सही है कि कैंपेन चलाते हैं, लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब हमें आपका सहारा चाहिए, आपकी निगहबानी चाहिए। जैसे आपने जनधन के जरिए हर भारतीय को बैंक अकाउंट प्रदान किया, वैसे जन निवेश के द्वारा
हम हर भारतीय को कैसे आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सके ताकि उनका पैसा करेंसी नोट की जगह पे म्यूचुअल फंड, बैंक डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज में निवेश हो सके। तो ये जन निवेश की योजना बहुत जरूरी है ताकि हर भारतीय भारत की ग्रोथ स्टोरी में हिस्सेदारी रख सके। अच्छा नीलेश भाई, बिल्कुल बात आपकी सही है और म्यूचुअल फंड्स ने वेल्थ क्रिएट करी और यकीन मानिए मैं खुद अपने लिए, अपनी बेटी के लिए म्यूचुअल फंड्स का ही सहारा लेता हूँ उसके भविष्य के। आई थिंक जो भी मैंने पैसा रखा है उसके लिए। लेकिन बीते 6 महीने से कभी स्ट्रेस टेस्ट, फिर उसके बाद आई थिंक एक खबर अभी कुछ दिनों पहले और आई थी जिसका मैं यहाँ पर उल्लेख नहीं करना चाहूँगा। म्यूचुअल फंड्स को लेके थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो, इस पर आपका एक व्यू चाहूँगा। इससे कोई इम्पैक्ट पड़ा है क्या फ्लो की तरफ? सी, अल्टीमेटली आपका काम बोलता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज जो है वो सेबी की निगहबानी है। उनके रूल्स, रेगुलेशंस, ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर पूरी दुनिया में अव्वल दर्जे पे हैं। हम कई बार बाहर के निवेशकों से मिलते हैं एंड जब भी कोई निवेशक पैसा देना चाहता है ड्यू डिलिजेंस करता है। उनके ड्यू डिलिजेंस में उन्हें जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सिर्फ हमारी फैक्ट में से वो ले सकते हैं। वो हमेशा हमें तारीफ करते हैं कि आपके जितना डिस्क्लोजर तो हमने दुनिया की कोई मार्केट में नहीं देखा। जब आप इतने ट्रांसपेरेंट है, जब आप इतने यू नो डिस्क्लोज करते इंफॉर्मेशन को, तो हो सकता है कि कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन को लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करके उसमें एक रोदा डालने की कोशिश करेंगे। एक मतलब किस्सा कहूंगा। कोविड के समय में एक बड़े म्यूचुअल फंड ने टेम्पररीली अपना रिडम्पशन स्थगित किया था। उस समय एक साउथ बेस्ड इंस्टीट्यूशन ने प्रेस रिलीज इश्यू की थी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 15 लाख करोड़ का घोटाला है। उस समय मेरा टोटल डेट एयूएम 12 लाख करोड़ के आसपास था इंडस्ट्री का। 12 लाख करोड़ में कोई 15 लाख करोड़ का गबन कैसे कर सकता है? उस 12 लाख करोड़ में हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी, पीएसयू कंपनीज थी। आप ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि सरकार दिवालिया बन चुकी है, सरकार बंद हो गई है। तो लोगों ने लिखने में कुछ सोचा नहीं, हेडलाइन कमाने के लिए उन्होंने प्रेस रिलीज इश्यू कर दी। जनरली मतलब आप वीकेंड में ये कर दो तो आजकल सोशल मीडिया में अपने आप घूमने लगता है। हमें 3-4 दिन लगे लोगों को समझाने के लिए कि भाई हमारे पोर्टफोलियो देखिए और फिर नतीजे पे पहुंचिए, लोगों के बहकावे में मत आइए। म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है और उसका मूलभूत कारण यही है कि सेबी के रूल्स रेगुलेशन हमारी इंडस्ट्री को सही राह पे चलने दे रहे हैं। तो न्यूज का इंटरप्रिटेशन, डेटा का इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है। मैं सभी निवेशकों से एक ही निवेदन करूंगा, आप हमारी फैक्ट शीट देखिए, आपको जो कॉल लेना है लीजिए, लोगों के बहकावे में मत आइए। ओके नीलेश भाई, मैं अनुज अब ज्वाइन कर रहा हूँ आपको थोड़ा लेट। मैं यहाँ एनएससी आया हुआ था, हमारे गुजराती चैनल सीएनबीसी बाजार की 10वीं सालगिरह थी। तो पहले तो आपको भी इस जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप भी इस चैनल का हिस्सा रहे हैं और यहाँ पर आके मैंने बेल रिंगिंग की। मैं सोचा एक बार आपसे भी बात कर ली जाए कि गुजराती चैनल के 10 साल पूरे हुए। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ अनुज भाई, एक मतलब बात कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट की भाषा गुजराती है। हॉर्निमन सर्कल के आगे एक बड़ा वड़ का वृक्ष था और उसके आसपास लोग ट्रेडिंग करते थे। वहां से नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ बॉम्बे करके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई। अनुज भाई 2 मिनट चाहूंगा आपसे एक बड़ी अच्छी बात करने के लिए। आपको पता है पाव भाजी मुंबई में बहुत स्पेशल है, गली गली घर घर में लोग पाव भाजी खाते हैं। उसकी ओरिजिन स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई है। उस समय कॉटन का ट्रेडिंग ज्यादा होता था, कॉटन स्टॉक का ट्रेडिंग ज्यादा होता था और घर पे रात को जाओ तो कोई खाना नहीं मिलता था एंड जो वेंडर्स थे वह भी रात को खड़े नहीं रहते थे।
तो जितनी सब्जी आसपास में बचती थी वो जमा करके भाजी बनती थी। रोटी बनाने का तो समय नहीं था, इसलिए वो पाव खाते थे। और स्टॉक मार्केट के जरिए पूरे मुंबई को और इंडिया को पाव भाजी मिली। तो ऐसी बहुत सारी बातें स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई, और उसमें गुजराती भाषा का योगदान काफी बड़ा है। बहुत गर्व होता है जब सीएनबीसी बाजार ने आज 10 साल कंप्लीट किए, लोगों को ट्रेडर से इन्वेस्टर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, फाइनेंशियल अवेयरनेस किया। और मैं वीरेंद्र भाई से यही बात कर रहा था कि म्यूचुअल फंड्स में लोगों ने काफी पैसे बनाए हैं, आर्थिक सुरक्षितता प्राप्त की है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड से जुड़े नहीं हैं। तो हमने प्री बजट कंसल्टेशन में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से यही गुजारिश की कि हम लोग अपनी तरफ से अंधेरे में दिया जलाने का प्रयत्न करते हैं। सेबी की निगहबानी में म्यूचुअल फंड सही है, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, पर जनधन की तरह एक जन निवेश योजना करते हैं, सब लोग मिलके काम करते हैं। और ये जो अंधकार है फाइनेंशियल अवेयरनेस का, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का, उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात कही नीलेश भाई आपने। अच्छा, अब थोड़ी सी मार्केट की बात कर लेते हैं। अभी भी नीलेश भाई मिड कैप और स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस कम होने को तैयार ही नहीं है। मतलब क्या यहाँ पर ये जिस जो बेहिसाब पैसा चेज कर रहा है इक्विटीज को, एक तरीके से तो खैर ये आपको बता रहा है कि देश में कितना बड़ा इक्विटी कल्ट है, लेकिन क्या रिस्क और बढ़ते जा रहे हैं मिड और स्मॉल कैप में नीलेश भाई? आज भी मिड कैप इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया। सो अनुज भाई, मेरे हिसाब से पूरी मार्केट की जगह पे हमें नाउ बॉटम अप देखना पड़ेगा। कुछ मिड कैप्स में वाकई एक्सपेंस वैल्यूएशन बहुत महंगा लगता है, एंड हमारी समझ के परे है कि ये मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स इस वैल्यूएशन पे क्यों ट्रेड कर रहे हैं। कहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग है, कहीं पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर के बारे में, कहीं पे लो फ्लोटिंग स्टॉक का या कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग का खेल हो रहा है। अगर आप उन क्षेत्र को छोड़ दो, उन स्टॉक्स को छोड़ दो, तो ओवरऑल मार्केट उतना महंगा नहीं है जहां से आप कह सके कि अब तो मार्केट को गिरना ही है। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, बट अर्निंग्स भी ऑल टाइम हाई पे है। निफ्टी 50 की अर्निंग अगले साल 1300 से 1325 रुपए के आसपास आ जाएगी। इसके हिसाब से हमारी मार्केट का पी रेशो 18, 18.5, 19 का है। तो वो उतना महंगा भी नहीं दिखता कि आप मार्केट को शॉर्ट करने की सोचे या मार्केट से निकल जाने की सोचे। हाँ, निवेशकों से यही निवेदन रहेगा कि पिछले साल, पिछले 2 साल से जितना रिटर्न आया है उतने की आगे उम्मीद मत रखिए। तब थोड़ी सस्ती मार्केट थी, अब फेयर वैल्यू के आसपास मार्केट है, तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर दीजिए, थोड़ी अवधि लंबी कर दीजिए। पिछले 6-12 महीने में तो जो लिया आज वो कल बढ़ गया, शायद ऐसा समय आगे नहीं रहेगा। एंड स्पेशली जहां पे वैल्यूएशन बहुत महंगा है, लो फ्लोटिंग स्टॉक की वजह से, कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग की वजह से, या बहुत एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर के बारे में, वहां पे सावधानी बरतिए। धीरे 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 करके वहां से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नीलेश भाई, अभी अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है, कोई खास पॉकेट है जिस पर आपकी नजर रहेगी, जहां आपको लग रहा है कि शायद वाओ अर्निंग्स आ सकती है मार्केट में? अनुज भाई, इस बार मतलब मार्केट ने ज्यादातर करके सब डिस्काउंट कर लिया है। अगर प्राइवेट बैंक्स के निम्स अगर बैंकिंग सेक्टर में निम्स थोड़े कम होंगे तो वो मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल, स्पेशली जो गर्मी से लड़ रहे थे, वहां पे रिकॉर्ड सेल्स हुई है, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, वह भी डिस्काउंट हो चुका है। मेरे हिसाब से इस बार इस रिजल्ट में एक्सपेक्टेशन के सामने क्या डिलीवरी होती है वह वाव फैक्टर बनाएगा। अगर आपने 100 रुपए की एक्सपेक्टेशन के सामने 102 रुपए की अर्निंग कर दी तो वो बहुत अच्छी गिनी जाएगी, और 99 रुपए की कर दी तो शायद वो उम्मीद से कम होने के लिए गिर जाएगी। तो एक्सपेक्टेशन क्या बिल्ट हुई है और उसके सामने क्या नतीजे आते हैं, उसके ऊपर मार्केट का दारोमदार रहेगा। 2 सेक्टर ऐसे हैं जहां पे लोग फ्यूचर कमेंटरी के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान देंगे रिजल्ट से।
एक है आईटी सेक्टर, नतीजे कैसे भी आए लोग ये उम्मीद रखेंगे कि भाई आप आगे के बारे में क्या गाइडेंस देते हो, क्या आपको वॉल्यूम ग्रोथ दिखता है, क्या आपने रिक्रूटमेंट चालू की, क्या जितने अपॉइंटमेंट लेटर आपने दिए हैं उतने बच्चे आपके कैंपस पे आ गए हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में आप उसे कैसे एडॉप्ट कर रहे हैं। दूसरा सेक्टर है केमिकल सेक्टर, वहां पे लोग कंपनीज ने कैसे कॉस्ट कंट्रोल किए और कैसे चाइनीज डंपिंग के सामने जूझ रहे हैं, उसके ऊपर फोकस रहेगा। तो इस बार नतीजे ज्यादातर प्राइस हो चुके हैं, तो एक्सपेक्टेशन से जो अच्छा डिलीवर करेगा उसके स्टॉक चलते रहेंगे। नीलेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास दिन पर और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।